हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है। वेलकम इन इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे निर्मला सीतारमण जी की जो स्टेटमेंट है। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बोला है कि इंडियन इकोनॉमी अभी गोल्डी लॉक जोन में है। अच्छा, गोल्डी लॉक माने क्या होता है? गोल्डी लॉक एक ऐसी कंडीशन होती है, कैसी बैलेंस्ड कंडीशन होती है, ना उसमें ज़्यादा इकोनॉमी ओवरहीट होती है ना अंडर हीट होती है, बैलेंस होती है इकोनॉमी। अच्छा, ये बैलेंस इकोनॉमी माने क्या होता है? बैलेंस इकोनॉमी माने होता है जीडीपी जब अपने पोटेंशियल से, पोटेंशियल के बराबर या पोटेंशियल से थोड़ा सा कम, मतलब पोटेंशियल के बराबर ही जब जीडीपी ग्रो कर रही हो, तो उसे बोलेंगे गोल्डीलॉक जोन में होना। अब मैं आपको कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ संकेत होते हैं, कुछ इशारे होते हैं इकोनॉमिक्स में, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की इकोनॉमी गोल्डीलॉक जोन में क्यों है। अब उसके बाद निर्मला मैम ने ये 5 पॉइंट्स दिए हैं जिसके थ्रू हमें, जिस पे हमें काम करना चाहिए, जिस पे अगर हम काम करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी और ग्रो हो सकती है। तो उन 5 पॉइंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं जो बेसिक है इसको समझने के लिए, वो है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग, फिलिप्स कर्व ये कहता है कि जब ये है इन्फ्लेशन, ये है अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व ये कहता है जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। देखो, जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये बोलता है फिलिप्स कर्व। मतलब देखो, ये इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये बोलता है फिलिप्स कर्व। अब फिलिप्स कर्व का ये कहना है कि पर ये जो चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होने से, इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होना है, पर ये एक हद तक ही होता है। एक लिमिट के बाद आप कितना भी अनएम्प्लॉयमेंट कम कर लो, इन्फ्लेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन मतलब अगर एक हद के बाद इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा। ये फिलिप्स कर्व ने बोला है। ये दो चीजें हैं इसके बारे में। पहली जो चीज है वो ये है कि इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से, फिलिप्स कर्व में दो चीजें, इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से रिड्यूस होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहली चीज है। अब ये पहली चीज क्यों है इसे हम बात कर लेते हैं, बस 1 मिनट। देखो, सपोज समोसा है, पहले समोसा 7 रुपए का था, अब समोसा कितने रुपए का हो गया, 15 रुपए का एक समोसा हो गया है, ठीक है। जब 15 रुपए का एक समोसा हो गया है, अभी भी समोसे की डिमांड उतनी ही है, और समोसे वाले का पहले 1 मंजिला घर था, अब समोसे वाले के 2 मंजिला घर हो गए हैं, दो दो घर हो गए, और दोनों क्या हो गए, 2-2 मंजिला हो गए हैं, 2-2 घर, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई है, तो सब लोग दिखेंगे यार ये समोसा 15 रुपए का हो गया है, समोसे का बढ़िया पैसे भी कमा रहा है। तो जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे, जिनके पास नौकरी नहीं होगी, वो लोग क्या करेंगे, समोसे के बिजनेस में आ जाएंगे। तो समोसे के प्राइस बढ़ने से, समोसे में इन्फ्लेशन आने की वजह से क्या हुआ है, समोसे में इन्फ्लेशन आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसको एक तरीके से और समझ सकते हो आप। सपोज समोसा 7 रुपए का है, फिर समोसा 10 रुपए का हो गया। जब समोसा 10 रुपए का हो गया, तब भी समोसे की डिमांड उतनी ही है। तो जो जो मेकर होगा, जो दुकान का मालिक होगा समोसे का, वो ये बोलेगा कि यार समोसे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, समोसे का प्राइस भी अच्छा खासा है, तो क्यों ना मैं हायर कर लूँ लोगों को। जब वो हायर करेगा लोगों को, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। एक टाइम क्या था, समोसे का प्राइस 7 रुपए था, तो 4 लोग समोसा खरीदने आते थे। सपोज 7 रुपए के समोसे में 100 समोसे बिक रहे हैं उसके एक दिन में, ठीक है। फिर क्या हुआ, समोसे की डिमांड बहुत बढ़ गई, अब समोसे की डिमांड 200 रुपए हो गई। अब समोसे की डिमांड कितनी होगी, 200 रुपए
समोसे की डिमांड हुई एक दिन में, तो समोसे वाले ने क्या करा, समोसे का प्राइस 10 रुपये कर दिया। अब 10 रुपये का समोसा करने के बाद में समोसा कितने रुपए का बिक रहा है, 200 रुपये का बिक रहा है। अब पहले समोसा सिर्फ 100 ही बन रहे थे समोसे, अब समोसे कितने समोसे बन रहे हैं, 200 समोसे बन रहे हैं 10 रुपये के रेट में। तो वो समोसे का मालिक बोलेगा कि यार समोसे में तो बहुत इनकम हो रही है और मेरे से काम संभल नहीं पा रहा, मतलब 100 समोसे तो बना पा रहा था, पर मैं 200 समोसा नहीं बना पा रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, अब वो 5 और लेबर को रख लेगा इन समोसा बनाने के लिए। तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। तो मेरा अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन मतलब चीजों के दाम बढ़ने से, चीजों के दाम अंधेरे में नहीं बढ़ते हैं, चीजों के दाम बढ़ते हैं डिमांड बढ़ने से। जब डिमांड बढ़ेगी तब चीजों के दाम बढ़ेंगे, चीजों के दाम बढ़ेंगे मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये वाला खेल चल रहा है यहाँ पे। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि इन्फ्लेशन की ये रूल एक हद तक ही काम करेगा, अल्टीमेट काम नहीं करेगा, मतलब लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एक टाइम के बाद जब एक टाइम ऐसा आएगा, आप कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा लो, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहेगा, एक ही जगह रहेगा। समझ में आ गया, ये वाली बात है। मतलब ये है, सपोज समोसे का दाम पहले मतलब समोसे की डिमांड पहले 100 डिमांड थी समोसे की, 100 लोग एक दुकान में 100 समोसे बिक रहे थे पहले, जब समोसे 7 रुपए के थे, ठीक है, काम चल गया। फिर समोसे की डिमांड बढ़ती गई, समोसे की डिमांड अब 200 रुपये हो गई। तो उसने बोला भाई साहब 200 रुपये समोसे की डिमांड हो रही है, अब 200 रुपये समोसे की डिमांड हो रही है, तो समोसा उसने 10 रुपये कर दिया, पहला काम उसने करा। और फिर 200 समोसे की डिमांड है, वो अकेले तो बना नहीं पाएगा, तो उसने क्या करा, पहले वहां उसकी दुकान में सिर्फ एक इंसान काम कर रहा था, अब उसने एक और इंसान को रख लिया काम करने के लिए। तो जब समोसे की डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, समोसे का प्राइस बढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पर अब समोसे की डिमांड क्या होगी, 300 हो गई समोसे की डिमांड, मतलब उस दुकान में 300 समोसे की डिमांड हो गई। जब समोसे की डिमांड 300 हो गई तो उसने प्राइस कितना करा, 15 कर लिया। 15 भी छोड़ो, 15 तो कम कर लेते हैं, अपन समझ लेते हैं 20 कर लिया समोसे का प्राइस। अब समोसे का प्राइस 20 कर लिया तो सब उसने कितने, अभी 2 लोग काम कर रहे थे, अब कितने लोग काम करेंगे उसके यहाँ पे, 3 लोग काम करेंगे। पर अब 20 जैसे उसने प्राइस करा, 20 प्राइस करने के बाद उसकी जो समोसे की डिमांड है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्योंकि इतना प्राइस, 5-7 रुपए का समोसा खा रहा है इंसान, 10 रुपए का भी समोसा खा लेगा इंसान, 15 का भी खा लेगा। अब 20 रुपए का समोसा हो जाएगा तो लोगों ने समोसा खाना बंद कर दिया, अब उन्होंने कचौड़ी खाना शुरू कर दिया या फिर आलू बड़े खाने शुरू कर दिए, अब उन्होंने समोसा खाने बंद कर दिए। तो एक टाइम के बाद इन्फ्लेशन कितना भी आप बढ़ा लो, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगा, और या फिर कह लो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा। ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो फिलिप्स कर्व आपको क्या बोलता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि जब इन्फ्लेशन, एक टाइम ऐसा आएगा जब इन्फ्लेशन आप कितना भी बढ़ा लो, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ा लो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस नहीं होगा। ये वाली बात बोली उन्होंने, ठीक है, फिलिप्स कर्व। अब फिलिप्स कर्व से ही इंस्पायर होकर दो वो चीजें आती हैं। पहला आता है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा आता है नेरू मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट को अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो गोल्डीलॉक्स जोन क्यों बोल रही है मैम, इसके बारे में समझ में आएगा। पहली चीज क्या है, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी क्या है, नेरू मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में जिसमें इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल से काम करती है। फुल पोटेंशियल से काम करना मतलब ये होता है कि जितना अनएम्प्लॉयमेंट है देश में उससे कम अनएम्प्लॉयमेंट अब नहीं होगा, या फिर ये कह लो कि मतलब फुल पोटेंशियल मतलब अपनी पूरी कैपेसिटी से अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम है, इन्फ्लेशन भी अपने एकदम
सही पॉइंट पे है इन्फ्लेशन। मैंने बताया ना आपको इन्फ्लेशन का सही पॉइंट क्या होता है। ये जो पॉइंट है इन्फ्लेशन का मतलब जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा लो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट ठीक-ठाक है, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक-ठाक चल रही है। तो उस टाइम पे जो जिस स्पीड से इकोनॉमी ग्रो करेगी उसे बोलेंगे हम पोटेंशियल जीडीपी। तो वही है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बोल रहा है कि अभी जो देश का जो इंटरेस्ट रेट है, जिस इंटरेस्ट रेट क्या है, रेपो रेट क्या है हमारे देश का भी 5.5 है। तो ये बोला जा रहा है कि इस इंटरेस्ट रेट में ये बेस्ट इंटरेस्ट रेट है और ये नेचुरल इंटरेस्ट रेट है। इस रेट में इकोनॉमी हमारे देश की फुल पोटेंशियल से ग्रो कर रही है। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, ये कोई गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, ना कोई आरबीआई का डेटा रिलीज करता है इस बात को कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये कोई भी रिलीज नहीं करता है। ये इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताते हैं कि ये डेटा चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा बताते हैं। ठीक है, इसलिए निर्मला सीतारमण ने गोल्डीलॉक्स जोन बोला। अगर चीजें कुछ प्रूफ होती तो वो डेटा रखती। ठीक है, अब देखो नेचुरल रेट ऑफ एक मैंने कभी क्या बोला आपको, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 3-4 चैप्टर का एक साथ मिल रहा है। ये इन्फ्लेशन चैप्टर का मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर का मिल रहा है, 3-4 चीजों चैप्टर का मिल रहा है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा बस। देखो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला, एक है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी अपना क्या चल रहा है, 5.5 चल रहा है। हमारे देश में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। अब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, प्लस इन्फ्लेशन जो है उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा नेचुरल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाएगा अपने पास। एक बार फिर से लिख रहा हूं, सॉरी। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन। ठीक है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 1.5 और इन्फ्लेशन क्या है हमारा 4 है। तो उसको प्लस करने पे क्या आ रहा है, 5.5 आ रहा है। और 5.5 हमारा क्या है, नॉमिनल नेचुरल रेट है, और 5.5 भी क्या है हमारा, रेपो रेट है। तो ये कोई वो नहीं है, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं कह सकते उसे आप, इसको जानबूझ के करा गया है। देखो इकोनॉमी का स्टांस होता है, एक तो होता है मॉनेटरी पॉलिसी के 3 स्टांस होते हैं, अकोमोडेटिव होता है, रिस्ट्रिक्टिव होता है, न्यूट्रल होता है। अकोमोडेटिव में क्या करा जाता है, इस तरीके की मतलब रेपो रेट को रिड्यूस करके इस तरीके से करा जाता है, रिड्यूस करके इस तरीके से करा जाता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़े और लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मतलब इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस यहाँ पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं अकोमोडेटिव में। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई कम करा जाता है। अकोमोडेटिव को हम एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कह सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है, जिसके थ्रू मनी की सप्लाई क्या करी जाती है, कम करी जाती है। पर अभी हमारा जो स्टांस है ना अकोमोडेटिव है ना रिस्ट्रिक्टिव है, हमारा स्टांस क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसका मतलब है हम लोग क्या हैं, बैलेंस हैं। हम लोग कौन से जोन में हैं, गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। ये बात हो रही है। ठीक है, और न्यूट्रल स्टांस में हमने क्या रखा है, 5.5% हमारा रेपो रेट है। 5.5% रेपो रेट मतलब ये है कि हम लोग अभी हमारे नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट में है। मतलब ये कई लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अभी हमारे नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट में हैं, और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस इन्फ्लेशन। और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहे हैं, 5.5। ये जो डेटा है 5.5, ये कोई रिपोर्ट नहीं आती है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो डेटा निकालते हैं। प्लस इन्फ्लेशन 4% है, तो इस हिसाब से बोला है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब हम लोग अभी नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हैं। तो रेपो रेट हमारा, रेपो रेट इज इक्वल्स टू नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट,
और नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें इकोनॉमी हमारी फुल पोटेंशियल से ग्रो कर रही है। किससे ग्रो कर रही है हमारी इकोनॉमी? फुल पोटेंशियल से। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए मैम ने बोला है कि हमारी जो इकोनॉमी अभी गोल्डीलॉक्स जोन में है। ठीक है, ये वाली बात है। अब ये जो बात है इस पे आप लोग मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाले स्टेटमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हो आप लोग मेरी बात से एग्री नहीं भी हो सकते हो, क्योंकि ये जो 1.5% जो डेटा है ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अदरवाइज सारे डेटा सही हैं। ठीक है, चलिए अगला अगला है ये इस नेचुरल हम लोग मतलब गोल्डी लोग जोन में इसलिए हैं क्योंकि हम नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हैं अभी, इसलिए गोल्डी लोग जोन में है। ये एक पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में भी हैं। ये वाली बात बोली जा रही है। नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माने ये होता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी परेशान ना करे, वो जो इन्फ्लेशन को फिक्स रखे। द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट विच इन्फ्लेशन डज नॉट एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट। मतलब अभी अनएम्प्लॉयमेंट का हमने कहां पे देखा था? फिलिप्स कर्व में देखा था। फिलिप्स कर्व में हमने क्या देखा था कि ऐसा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहे? फिक्स रहे। अच्छा, ऐसा इन्फ्लेशन मतलब ये होता है कि अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या फिर हमारी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम अगर इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो मतलब इन्फ्लेशन के इधर उधर करने से मतलब इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने से, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने से अनएम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा होता है? नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स है जिसकी वजह से आप कितना भी इन्फ्लेशन ऊपर नीचे कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स है। ठीक है, ये है नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको प्रूफ करने के लिए ये बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारा देश का फिक्स है। इसको बताने के लिए ये बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट 6 to 7% है हमारे देश का, और ये इसके आसपास ही घूम रहा है। इसीलिए ये दोनों डेटा को देख के ये बोला जा फाइनेंस मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि इंडिया अभी अपने गोल्डी लोक जोन में, मतलब फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रही है। इंडिया अभी 6.5% की जो ग्रोथ है वो फुल पोटेंशियल के साथ है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आता है? देखो, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्लूड होता है पोटेंशियल जीडीपी में। ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम पूरा क्लियर तरीके से बात करेंगे फुल पोटेंशियल जीडीपी में। ठीक है, अब उन्होंने 5 पॉइंट और बताए हैं जिसपे अगर हम काम करेंगे तो इकोनॉमी और ग्रो हो सकती है। पहला जो पॉइंट है वो है जीएसटी को सिंप्लीफाई करना। देखो, जीएसटी के रिगार्डिंग बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये परेशान कर रहा है हमें बहुत ज्यादा, और कंटिन्यूसली वो पॉपकॉर्न वाला आपने सुना होगा कि पॉपकॉर्न में 3 टैक्स लग रहे हैं। कैरेमल वाला पॉपकॉर्न है उसमें अलग टैक्स लग रहा है। जीएसटी स्लैब के रिगार्डिंग न्यूज आ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि मतलब इशारा करा है कि जीएसटी स्लैब्स को रिड्यूस करेंगे, टैक्स लेवल को रिड्यूस करेंगे, विच कुड मेक अ सिंपलर फॉर बिजनेसमैन हाउएवर सिन गुड्स। देखो, जीएसटी स्लैब को रिड्यूस करके बिजनेसमैन के लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात ये भी हो रही है कि जो चीजें पहले हमारे लिए लग्जरी थी वो अब लग्जरी नहीं रही है, तो उसको भी उनका जो जीएसटी रेट है उसको भी रिड्यूस करेंगे। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि इतना टेम्परेचर बाहर हो गया है कि जो एसी है, एसी अब लग्जरी नहीं रह गई है, तो एसी पे जो टैक्स लग रहा है उसको रिड्यूस करने वाली बात हो रही है। और इसमें एक चीज और है जीएसटी में कि हाँ, जो प्रोडक्ट्स अभी जीएसटी के अंदर नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो जीएसटी के अंदर नहीं है उसको भी जीएसटी में लाने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे, इससे हमारी ग्रोथ हो सकती है। दूसरा है न्यू ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है। अभी इकोनॉमी मतलब उन्होंने बोला है कि अगर हम जितना ज़्यादा एग्रीमेंट को पुश करेंगे, न्यूजीलैंड के साथ हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें परेशानी आ रही है,
ओके, हमारे एग्रीमेंट अभी एशियान के साथ बात हो रही है कि अभी हमारे गोयल साहब हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो एशियान है वो टीम बी ऑफ चाइना है, तो उसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारा बहुत सारा डेफिसिट में हम लोग अराउंड 50 बिलियन 50-55 बिलियन डेफिसिट में है। तो न्यूजीलैंड के साथ परेशानी है, हमारा हमारा एशियान के साथ परेशानी है। RECP रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, आपने सुना होगा RECP, उसमें हम बाहर हो गए हैं, जिसमें चाइना एशियन पूरा मेंबर है, उसमें हम नहीं हैं। और उसके अलावा बस पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि ईरान ईरान के साथ हमारी लड़ाई, ईरान से हम ऑयल नहीं ले रहे हैं और ईरान से 40% ऑयल वो ले रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का केस आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारी परेशानी चल रही है। पॉजिटिव ये है कि हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। पॉजिटिव ये है कि हम रशिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, रशिया के साथ ऑयल ले रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है। आगे हमारी कोशिश यही चल रही है, कोशिश ये चल रही है, मतलब ये है कि हम एशियान से बात कर रहे हैं, हम न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं कि भाई जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो उसको इस तरीके से करो कि हमें भी प्रॉफिट हो, है ना? तो वाली बात है। वियतनाम का नाम सुना होगा आपने, वियतनाम और यूएस, वियतनाम चाइना यूएस का केस, सिक्योरिंग की सप्लाईज अगेन ये तीसरी बात है, और इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट का जो इशू है उसके रिगार्डिंग हम बात भी कर चुके हैं। चाइना 90% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट का सप्लायर है वर्ल्ड में। तो उसकी अभी रिसेंटली एक पॉलिसी आई जिसके थ्रू क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है रेयर अर्थ मिनरल को के एक्सपोर्ट करने को। तो अगेन तीसरी परेशानी ये आ रही है। इसके रिगार्डिंग कल न्यूज़ थी, कल की न्यूज़ ये थी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ब्लास्ट हो गया है, जो तेलंगाना में थी। अच्छा, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या बनाती है? एपीआई, वो प्रोडक्ट्स जो मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं। अब इंडिया क्या है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसके बाद भी हमें मेडिसिन बनाने के लिए, इवन पैरासिटामोल बनाने के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स के लिए, और वो इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। हम लोग जेट, इंडिया में तेजस हमारा बन रहा है, जेट का इंजन कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। हमारे यहाँ पर हम 4th लार्जेस्ट फार्मेसी है, पर 4th लार्जेस्ट फार्मेसी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। तो ये सारी परेशानी है। सेमीकंडक्टर, हम मोबाइल बना दे रहे हैं, कार बना रहे हैं, हम टेस्ला, मतलब ईवी बना रहे हैं, हम टाटा ईवी बना रहा है, पर उसका जो सेमीकंडक्टर आ रहा है उसके लिए हम किस पे डिपेंड है? बाहर पे डिपेंड है। तो ऑयल, अगेन ऑयल, ऑयल जिससे देश चल रहा है उसके लिए हम किस पे डिपेंड है? बाहर पे डिपेंड है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। जो मेजर चीजें हैं, हम भागने के लिए, हम दिखाने के लिए भाग के बहुत आगे आ गए हैं। हम कार बना रहे हैं, हम जेट बना रहे हैं, हम ड्रोन बना रहे हैं, हम मोबाइल बना रहे हैं, मतलब मोबाइल का 20 बिलियन मिलियन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। आईफोन इंडिया में बन रहा है, सैमसंग इंडिया में बन रहा है, और कुछ कार हैं, हमारे देश की कुछ कार्स हैं जो जापानीज कुछ कार्स हैं वो इंडिया में बन रही हैं और जापान में जाके एक्सपोर्ट हो रही है। मतलब जापानीज जो कंपनीज हैं वो अपनी कारें इंडिया में बना रहे हैं और जापान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस लेवल का काम चल रहा है इंडिया में। पर जो काम है, काम को करने के लिए जो एक इंग्रेडिएंट चाहिए हर काम को करने के लिए, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे देश के साथ। तो ये हो गया। तीसरा है सिक्योरिंग की सप्लाईज, मैंने बता दिया आपको। चौथी परेशानी है स्पीडिंग अप असेट मोनेटाइजेशन। असेट मोनेटाइजेशन का ये न्यूज़ बहुत दिनों से चल रही है। असेट मोनेटाइजेशन माने होता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लेसेस ऐसी खाली पड़ी हुई हैं, उनका कोई यूज़ हो नहीं रहा है। जैसे अभी आपने सुना होगा स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस। अब रेलवे स्टेशंस को प्राइवेट कंपनीज को दी जा रही हैं, वो लोग अपना अपना कुछ पैसे निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ पैसे ले लेती है उनसे, असेट मोनेटाइजेशन हो गया। मतलब गवर्नमेंट के जो असेट थे, मतलब खाली ज़मीनें, बिल्डिंग्स, उनको गवर्नमेंट मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है और इसको धीरे धीरे और अच्छे से करेगी। आप अगर भोपाल में हैं तो बीएचएल आप देख सकते हो, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इतनी बड़ी कंपनी है और पूरी वो बैठी हुई है। रिफॉर्मिंग बैंक्स, बैंक्स के रिगार्डिंग पॉजिटिव बात भी है, एक नेगेटिव बात भी है। पॉजिटिव बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं
वो अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले ही डेटा के बारे में बात करी थी। आरबीआई ने एक डेटा रिलीज करा है, उसमें ये बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो ठीक-ठाक तरीके से अपना डेटा अवेलेबल करा रही है आरबीआई को, पर पब्लिक सेक्टर बैंक से वो अच्छे तरीके से डेटा अवेलेबल नहीं करा रही है आरबीआई को। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये थी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग परेशानी आ रही थी। माइक्रो फाइनेंशियल अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो एनपीए है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। ये दूसरी न्यूज़ चल रही थी। तीसरी एक न्यूज़ ये थी गोल्ड के रिगार्डिंग न्यूज़ थी। गोल्ड के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ थी? गोल्ड जो लोन है, गोल्ड लोन में बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ता जा रहा है। तो ये जो लेवल है रीजनल रूरल बैंक और ये माइक्रो लेवल पे एमएसएमई लेवल माइक्रो विलेज लेवल पे आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर करना है, तो आपको इन इंस्टीट्यूशन का ख़्याल रखना पड़ेगा। तो ये वाली बात है बैंकिंग रिफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बताती हैं मतलब पहले हमने बात करा कि इंडिया एक अच्छे खासे गोल्डीलॉक ज़ोन में मतलब ठीक-ठाक ज़ोन में लगभग फुल पोटेंशियल से इंडिया काम कर रही है। उसके बाद भी कुछ 5 पॉइंट से इसको अगर हम सुधार लेंगे, तो इंडिया और अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, आज की जो लेक्चर है उसको खत्म करते हैं और प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। जो भी क्वेश्चन हो आपके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।